सचिव श्री मनोज कुमार सिंह दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम में भाग लेते हुए मैं डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा से अनुरोध करूंगा 2 शब्द पुण्यात्मनाथ महोत्सव के लिए अपना रखें। एवं सभी पुण्यात्म कला निकेतन के सभी कलाकार एवं आयोजक, हम पंडारा के में जो नाटक होता है वह हमारे पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है और हर साल कला के क्षेत्र में निरंतर कलाकर्मी भंडारा के तरक्की करते जाए और यह देखकर बहुत खुशी होती है, प्रेरणा भी मिलती है और ऐसा मैं शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ कि ये सिलसिला चलते रहे और हम लोगों को इसी तरह से खुशी मिलती रहे हर साल। धन्यवाद। तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे से मेरी सिखा रही गई। आज समस्त पाटलिपुत्र सम्राट चंद्रगुप्त का गुणगान कर रहा है। उधर नंद का मंत्री राक्षस मेरा विरोधी बना बैठा है। वह नंद वध का प्रतिशोध मुझसे और चंद्रगुप्त से लेना चाहता है। उधर पर्वतेश्वर का पुत्र मलय केतु राक्षस से जा मिला है और अन्य पर्वतीय राजाओं की विशाल बाहिनी लेकर पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने को तैयार है। मेरी क्रोधाग्नि फिर से प्रज्वलित होना चाहती है। वही क्रोधाग्नि जिसने नंद वंश को समूल जला डाला और जिसकी धूम रस में शत्रु नारियों के चंद्रमुख काले हो गए। राक्षस की चाल मेरी कूटनीति के सामने मौत खा जाएगी। दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है? मैं राक्षस के प्रसंग से चिंतित हूँ। राक्षस? तो यह सम्राट नंद का मंत्री राक्षस था। वही मेरी चिंता का कारण है। सोचा था उसे अपने पक्ष में मिलाकर महामात्य पद पर सुशोभित करता और स्वयं कहीं दूर चला जाता, लेकिन राक्षस नंद के प्रति ईमानदार है। वह नंद का पक्ष छोड़कर चंद्रगुप्त का पक्ष ग्रहण नहीं करना चाहता। लेकिन नंद तो इस संसार को छोड़ चुका है, उसका पक्ष धारण करना राक्षस के लिए कौन सा शिष्य साग्रह, राक्षस ने नंद का नमक खाया है। वह प्राण त्याग देगा पर नंद का पक्ष त्याग नहीं करेगा। ये उसकी महानता है और उसकी इसी महानता के आगे मैं नतमस्तक। राक्षस तो आपका शत्रु है गुरुदेव। उसकी
शत्रुता उचित है शिष्य। मुझे अपनी कूटनीति से उसे अपने वश में करना होगा। सुना है मलय केतु पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने वाला है। फिर आपने क्या सोचा है गुरुदेव? शिष्य सारग्रह, हाथी को वश में करने के लिए अंकुश उपयोग में लाया जाता है और अश्व के लिए लगाम। किंतु यदि हाथी पर लगाम कसकर उसके ऊपर सवारी किया जाए तो सवार गिर सकता है और फिर अश्व के ऊपर अंकुश से प्रहार किया जाए तो अश्व धराशायी हो सकता है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भिन्न भिन्न पूजा पद्धति अपनाई जाती है, उसी प्रकार विभिन्न शत्रुओं को अपने वश में करने के लिए आवश्यकता अनुसार उसके आचरण के अनुरूप ही शक्ति प्रयोग में लाया जाता है। मैंने समस्त पाटलिपुत्र में यह किंवदंती फैला दी है कि राक्षस ने ही विष कन्या भेजकर मलय केतु के पिता महाराज पर्वतेश्वर का हत्या किया है और यह तथ्य यदि मलय केतु जान लेगा तो वह राक्षस से पृथक हो जाएगा और हमारे कई गुप्तचर पूरे राज्य में भिन्न भिन्न दिशाओं में विभिन्न वेशभूषा में फैले हुए हैं और राक्षस के पास भी मेरा एक विशेष दूत शपनक है। वहां से समस्त सूचनाएं मेरे पास आवाज रूप से आया करती है। जो मेरी अभिलाषा सुन सके, पागल है, धक्का जा रहे हो। ये कोई पागल का स्वर लगता है गुरुदेव। नहीं साहब, इसकी यम गाथा में जरूर कोई रहस्य है। उसे मेरे पास भेज दो, मैं सुनूंगा उसकी यम गाथा। जो आज्ञा गुरुदेव। मेरे दूत भिन्न भिन्न स्थानों पर विचरण कर रहे हैं। हो सकता है यह उसी में से कोई एक हो और कोई काम की बात बता जाए। निर्भय चले आओ, मैं सुनूंगा तुम्हारी यम गाथा। आचार्य चाणक जय हो। आयुष्मान, कौन हो तुम? मेरा नाम निपुणक है। आपने मुझे प्रजा के मन का हाल चाल जानने के लिए नियुक्त किया था। अच्छा, स्मरण आया। बताओ क्या समाचार लाए हो? प्रजा वर्ग में सम्राट चंद्रगुप्त के प्रति असीम श्रद्धा, किंतु कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वर्गीय महाराज नंद के अमात राक्षस के विदेशी हैं। ऐसे लोग चंद्रगुप्त के विरोधी भी हैं। क्या तुम ऐसे व्यक्तियों के नाम बता सकते हो? क्यों नहीं, एक का नाम है शपनक, आपके शत्रु पक्ष का पक्षपाती। कौन शपनक? उसका असली नाम है जीत सिद्धि। उसी ने विष कन्या भेजकर महाराज प्रवेशेश्वर की हत्या कराई। और कौन है? दूसरा है समीरदास, राक्षस का अभिनिमित्र है। और तीसरा कौन है? तीसरा है चंदनदास, पाटलिपुत्र का सबसे बड़ा जौहरी। राक्षस का परिवार उसके घर में आश्रित है। क्या राक्षस भी चंदनदास के घर में ही है? नहीं आप, वह पाटलिपुत्र से भी निकला हुआ है। इस बात का क्या प्रमाण है कि राक्षस का परिवार चंदनदास के घर में आश्रित है? प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत है यह मुद्रा। इस मुद्रा पर राक्षस का नाम मुद्रित है। तुमने आश्चर्यजनक कार्य किए हैं। इस अंगूठी पर राक्षस का नाम मुद्रित है। मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करता हूँ। और आखिर में जड़ किसका? नाम भी तो मेरा वैसा ही है, निपुणक। निपुणक? निपुणक, तो यह बताओ कि यह अंगूठी तुम्हें किस प्रकार प्राप्त हुई? क्या तुमने चोरी की है? क्या करते हैं? क्या क्या सम्राट चंद्रगुप्त के शासन में चोरी की जा सकती है? यह सत्य है कि सम्राट चंद्रगुप्त के शासनकाल में चोरी जैसे अपराध के लिए कठिन दंड विधान है। फिर भी तुम
जिस महत्वपूर्ण कार्य में लगाए गए हो वैसे कार्य में चोरी जैसे अपराध भी क्षम्य है। बताओ बात क्या है? आप तो जानते हैं मैं यम गाथा सुना कर जनता के बीच घूमता घर घर जाया करता हूँ। इसी क्रम में मैं चंदन दास के घर और गीत गाने लगा। बस एक बालक बाहर निकलता देख भीतर की स्त्रियों में काफी मोहल्ला मचला। एक स्त्री ने झट बालक का हाथ पकड़कर पीछे खींचा। इसी गड़बड़ में सुनारी की अंगुली से यह अंगूठी द्वार के बाहर गिरा और द्वार बंद हो गया। मैंने अंगूठी उठाकर जब देखा राक्षस का नाम मैं तत्काल अंगूठी लेकर वहां से भाग चला। निश्चय ही यह अंगूठी किसी पुरुष के हाथ में है, तभी तो उस स्त्री की उंगली से सहज रूप में बाहर आई। आपका अनुमान सही है। तुमने बहुत बड़ा कार्य किया है, इसके लिए तुम्हें पुरस्कृत किया जाएगा। आचार्य चालक का प्रसन्न, इसलिए मुझे भय हो रहा है। भय का कोई कारण नहीं है, मेरा कहा सत्य मानो। जाओ, मुझे काम चाहिए। प्राणी सेठ चंदन दास को बंदी के रूप में मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। राक्षस की अंगूठी मेरे पास, इस प्रकार से राक्षस की मुद्रा मेरे पास है और मुद्रा राक्षस मेरी मुट्ठी में है। अब इसी मुद्रा से सारा काम करना है। किसी व्यक्ति को सकट दास के पास भेजना होगा और उससे पत्र लिखवाना होगा और उस पत्र पर इस अंगूठी से राक्षस का नाम मुद्रित करना होगा और फिर सकट दास को बंदी बनाकर राक्षस का मित्र मानकर और मगध साम्राज्य का दुश्मन मानकर उसे प्राण दंड का आदेश देना होगा और फिर किसी उपद्रवी तत्व को उकसाकर उसे बधिकों के हाथ से छुड़ाना होगा। वह उपद्रवी तत्व राक्षस के पास जाएगा और अपने अभिन्न मित्र शकट दास की प्राण रक्षा के लिए राक्षस उसे जरूर पुरस्कृत करेगा और संभव है कि उसे अपनी सेवा में भी रख ले। इस प्रकार राक्षस निर्जाल में स्वयं फंस जाएगा। तुम अच्छे अवसर पर आए हो। तुम्हें एक महत्वपूर्ण का योजना को क्रियान्वित करना है। पहले ये बताओ, महाराज चंद्रगुप्त का कोई संदेश आया है? महाराज चंद्रगुप्त ने कहा है कि यदि आचार्य की अनुमति हो तो महाराज परमेश्वर का श्राद्ध कर दिया जाए और उनके द्वारा धारण किए गए आभूषणों को योग ब्राह्मणों में वितरित कर दिया जाए। सम्राट को सूचना दे दो कि महाराज पर्वतेश्वर का श्राद्ध किया जाए और हाँ, उनके शरीर पर धारण किए हुए आभूषण बहुमूल्य हैं, उन्हें उचित व्यक्तियों को दान में दिए जाए और ऐसे उचित व्यक्ति को दान ग्रहण करने के लिए मैं स्वयं ही सम्राट के पास भेजूंगा। ये अंगूठी देख रहे हो, इसे अपने पास रखो और मेरी बात ध्यान से सुनो। समझ गए सारी बात या फिर से समझाओ? समझ गया गुरुदेव, आपके बताए अनुसार सारा काम हो रहा है, केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। आचार्य चाणक्य की जय हो। आचार्य चाणक्य की जय हो। समाज चाणक्य को मेरा प्रणाम स्वीकार। और मेरा नाम चंदन दास, मैं इस नगर का जोड़ी आपकी आज्ञा से बंदी बनाया गया। तो तुम ही हो चंदन दास? हाँ हाँ, वह अभागा मैं ही। तो शासन पर बैठ जाओ। ये
एक बंदी के लिए यह सत्कार उचित नहीं है हमारा। यदि तुम अपने आप को इस सत्कार के योग्य नहीं समझते हो तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। मेरे विरुद्ध हमारा चाणक का क्या है यह मैं जानने के लिए उत्सुक हूं। सेठ चंदन दास, तुम्हारे विरुद्ध अभियोग है कि तुमने मगध साम्राज्य के शत्रु नंद के महामात्य राक्षस के परिवार को अपने घर में आश्रय दिया है। यह मिथ्या नहीं, असत्य है। प्रमाण? तुम मुझसे प्रमाण चाहते हो? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं, आचार्य चाणक्य के प्रत्येक कार्य के पीछे कोई न कोई ठोस आधार होता है। मैं ये जानता हूँ, फिर भी प्रमाण चाहते हो। मैं प्रमाण दे सकता हूं, लेकिन उससे पहले तुमसे जानना चाहता हूं, सत्य क्या है? उत्तर दो। हमारा चाणक, यह सत्य है कि कुछ दिन के लिए हमारा राक्षस का परिवार मेरे घर में था। पहले तुमने कहा कि मेरा अभियोग मिथ्या है, अब कह रहे हो कि राक्षस का परिवार कुछ दिन के लिए तुम्हारे घर में घुसा। सोच कर उत्तर दो, सत्य क्या है? मैं सत्य कहता हूँ हमारा, कुछ दिन के लिए हमारा राक्षस का परिवार मेरे घर में था। राक्षस का परिवार अब कहाँ है? मैं नहीं जानता। चंदन दास, ऐसा उत्तर सुनने का मैं आदी नहीं हूँ। इस स्पष्टवादिता के लिए मुझे क्षमा करें हमारा। यह स्पष्टवादिता नहीं, बात टालने का बहाना है। मुझे क्षमा करें हमारा। तुम्हारे सिर पर सांप नाच रहा है चंदन दास। तुमने चाणक्य के क्रोध को देखा है, उसी चाणक्य की क्रोधाग्नि में नंद वंश जलकर भस्म हो गया। कोई पानी तक देने वाला न रहा। मैं वही चाणक्य हूँ। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी भी वही दशा हो? मैं जानता हूँ आचार्य चाणक्य को, मुझे क्षमा करें आचार्य। चंदन दास, शायद तुम सोचते हो राक्षस की कूटनीति के आगे यह सत्य है कि राक्षस कूटनीति है, होगा। लेकिन जब तक चाणक्य जीवित है, राक्षस की कूटनीति चंद्रगुप्त के लिए व्यर्थ सिद्ध होगी। भूल जाओ, तुम भी भूल जाओ कि राक्षस से भविष्य में तुम्हारा कोई कल्याण हो सकेगा। जिस राज लक्ष्मी को नंद के जीते जी उसके परम हितैषी भी उसके साथ स्थिर न रख सके, उस राज लक्ष्मी को मेरे रंगे कोई चंद्रगुप्त से पृथक नहीं कर सकता। यह बात अच्छी तरह से जान लो। मैं सम्राट चंद्रगुप्त का शत्रु नहीं हूँ। हमारी समस्त धन संपदा उनके चरणों में न्यौछावर है। तुम देशद्रोही हो चंदन दास, और तुम्हारा दंड है मृत्यु। डर गए? मौत से भी भयानक, और तुम्हारे बाल बच्चे भी इसी तरह के दंड से भागी होंगे, और तुम्हारी समस्त धन संपदा राजसात कर ली जाएगी। और चाणक, एक बात और कह दूं। कहो। अगर हमारा राक्षस का परिवार मेरे घर में रहता भी तो मैं उससे कभी नहीं चंदन दास, मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूँ कि मौत को साक्षात अपने सामने देख कर भी तुम अपना निश्चय नहीं बदल रहे। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इससे तुम्हारा क्या लाभ हो?
भर व्यापार में लाभ की इच्छा करता रहा और लाभ पाता भी रहा। आज महाराज नंद नहीं, उनके सभी सभासद नए सम्राट के पक्ष में जा चुके। एक भी राक्षसी बचे। इस घने बादल में सूरज की चमक को लेकर भाग भी उनके साथ नहीं है, लेकिन मैं उनके साथ हूँ और अंत तक साथ रहूंगा। आज सत्ता आपके हाथ में, आप जो भी चाहें मुझे दंड दे सकते हैं। मैं अपने पिते राक्षस के कल्याण के लिए स्वीकार करूँ। चंदन दास को कारागार में बंद कर दिया जाए और इसके बाल बच्चे को भी बंदी बना लिया जाए। सबको एक साथ प्राण दंड दिया जाएगा और इसकी समस्त धन संपदा भी छीन ली जाए। ले जाओ इसे। गणेश पदे
कलीजे हुए। अरे घिचोड़वा के बाबू। हाँ
के बाही तो देवई बेटा मार चलो पड़ दे अरे काहे गुस्सा बात घरे करे चलो तीन आदमी में झगड़ा लगा, झगड़ा छूटत नहीं थे।
पंचायत में हम बोलावल गइल बानी। है ये गलीज बारा गलीज खुश रह बैठ। यह गलीज हवन बियाह के घर में जनाना के बैठा दी और अपने चल गए बहरा कमाए। बहरा से न कबैयो खत भेजलान न खबर भेजलान। तोहर बेटा का गलीजबो से तोहर बियाह भइल रहे? अरे मारो गाड़ी के अरे न्योता न्योती के अरे बाजा बाजी के कब खींचोबा तुम्हारा बेटा कैसे भाई? हम रास्ता धले जात नहीं ऐसे ओने से लड़कों के महतारी आवत रहे ऐसे फिर क्या हुआ रे? हमारा तो गलती हो गई। अरे गलती हो गई तोहरा से ना खाली गलती बात न बोले के चलना में गलती हो जाए कैसे का बेटा हो जाएंगे। बाबा बैठी बैठी हाँ बैठी। भारतीय नाट्य परंपरा और आधुनिक रंगमंच के विषय पर संगोष्ठी में प्राचीन संस्कृति और साहित्य के संवर्धन में रंगमंच की भूमिका को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। प्रोग्राम हो रखा है इसके बाद पहले वो बाइक पर भेजे वो पीछे लोड कर लेते हैं अजय को भेजो जाओ
नहीं हम आपसे दूर हैं। जा नहीं सके। आपको अभी पता नहीं है। बहुत लेट हम के सरियावे में देरी लगे। दादाजी हैं गाँव का खटिया गाँव का शून्य है। और पिछले साल बिहार में नाट्य मंचन के पर्याय बन चुके संजय उपाध्याय जी यहाँ आए। आज हम सबों के लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पुण्यार कला निकेतन ने एक ऐसी महान विभूति को यहाँ आमंत्रित किया है, जिनके सम्मान में हम चाहेंगे कि पहले आप एक बार खड़े होकर जोरदार तालियां बजाएं। आलोक धनवा जी जो जीवन के 74 वर्ष पूरे कर चुके हैं, आप लोग स्थान ग्रहण कर लें। धन्यवाद। श्री आलोक धनवा जी बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये हिंदी साहित्य के एक महान साहित्यकार हैं। खासकर 80 के दशक में इन्होंने कविता को एक नया आयाम दिया। इनकी कतिपय चर्चित रचनाएं रही हैं, जिनको हिंदी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने लिखा है। अंतरतम का नेम निचोड़े बुझी हुई बातें सुलगाए, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और संस्था के पदाधिकारीगण, आपकी जोरदार तालियां। कार्यक्रम का श्री गणेश हो चुका है। सभी महानुभावों से सादर अनुरोध है कि वे अपना अपना स्थान ग्रहण करें, को सम्मानित करें। फोटो ले लीजिए। फोटो ले लीजिए। आपकी पगड़ी, प्रतीक चिन्ह, शॉल, पुष्पगुच्छ एवं माला प्रदान कर मुख्य अतिथि आलोक धनवा जी को पुण्यार रंग सम्मान देते हुए तमाम पदाधिकारीगण इस पुरस्कार को पाकर संभवतः यह सम्मान ही सम्मानित हुआ है, क्योंकि आलोक धनवा जी जैसी विभूति को पुण्यार रंग सम्मान देकर हम विजय कुमार माथुर सम्मान, राहुल सम्मान, फिराक गोरखपुरी सम्मान, पहल सम्मान,
भगवती प्रसाद मिश्र स्मृति सम्मान तथा हिंदी सेवा सम्मान राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा दिया गया है। इतने सम्मानों से सम्मानित हस्ती को आज सम्मानित कर हम अपने आप को बहुमान उसमें इसको भी जोड़िए। सर का कहना है कि पुण्यार्थ सम्मान भी मेरे सम्मानों में एक मायने रखता है, उनका बड़प्पन है। बाकी से अब दूसरी हस्ती का सम्मान होगा भाई अनीश अंकुर जी को सम्मानित करेंगे संस्था के पदाधिकारीगण वरिष्ठ। इनका स्नेह, इनका सानिध्य हम जैसे अनुजों को निरंतर मिलता रहता है। किसी की भी प्रतिभा को निखारने में, बढ़ाने में ये सदैव तत्पर रहते हैं। हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखते हैं। जी जी, भाषा के धनी अनीश अंकुर जी अनीश अंकुर जी के बाद मृत्युंजय शर्मा जी का सम्मान पुनः पुण्यार्थ कलानिधि ने कई नाटकों का निर्देशन किया है, चर्चित नाटककार है। नाट्य लेखन के लिए बिहार सरकार का रामेश्वर सिंह कश्यप सम्मान, लोहा सिंह आप लोग नाम जानते होंगे, रामेश्वर सिंह कश्यप सम्मान मिला। और रंग मार्च संस्था से ये जुड़े हुए हैं। मैं नास्तिक हूँ, रामलीला, सपनों का मर जाना जैसे नाटकों का लेखन भी किया है। इनको भी सम्मानित कर रहे हैं। संस्था के वरिष्ठ अधिकारी संदीप रंजन जी, अध्यक्ष रामनरेश शर्मा जी एवं अन्य कलाकार। आपकी जोरदार तालियां बस्ती रहनी चाहिए मृत्युंजय शर्मा जी के लिए। अब अगले सम्मानित होने वाले विभूति हैं गणेश गौरव जी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का स्नातक होना ही अपने आप में रंगकर्म के क्षेत्र में एक बड़ा परिचय है, जिसके लिए सभी रंगकर्मी लड़ाई करते हैं। ऐसे सफल रंगकर्मी, सफल रंग निर्देशक आकाश रंग चौहान नामक बेगूसराय की सुप्रसिद्ध नाट्य संस्था के निर्देशक गणेश गौरव जी को सम्मानित कर रहे हैं। पुण्यार्थ कलानिकेतन के निर्देशक विजयानंद जी, वरिष्ठ रंगकर्मी संदीप रंजन जी तथा अन्य लोग। और इसी के लाल रविशंकर कुमार और पबलू जी को मिलने जा रहा है, जो संप्रति किरण कलानिकेतन नाट्य संस्था के निदेशक हैं। वर्षों रंगकर्म को इन्होंने दिया है, खासकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से लॉ करने के दौरान इन्होंने नाटक के कुछ विशिष्ट गुण सीखे, वहाँ के कलाकारों और रंगकर्मियों को और उसको ऐतिहासिक नाटकों में प्रयोग कर बनारस के नाटक को एक नया आयाम दिया। रविशंकर जी को सम्मानित करते हुए ये वास्तु विहार नामक रियल एस्टेट की प्रसिद्ध कंपनी में चीफ लीगल ऑफिसर के पद पर कार्यरत है। डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां। इस इलाके के सुप्रसिद्ध शल्य चिकित्सक हैं, सरकारी सेवा से अवकाश प्राप्त हैं और साथ ही साथ इनका विशिष्ट परिचय ये है कि ये वरिष्ठ रंगकर्मी भी हैं, तो इनको सम्मानित अरुणोदय कलाकुंज अछवाड़ा के निर्देशक रहे हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। भारत भूषण पाठक एक है, भारत भूषण
हिंदी नाटक समाज के बारे में मैं मुख्य अतिथि महोदय को एक पंक्ति में निवेदित करना चाहता हूँ कि भंडारा की सभी नाट्य संस्थाओं की मातृ संस्था हिंदी नाटक समाज ही है, जिसने 1914 में ही पहली बार भंडारा की धरती पर नाट्य मंचन किया था और आज 2022 है, ठीक 100 साल पहले 1922 में उसका विधिवत रंगमंच भी स्थापित हो गया था, जो अभी भी है। उस रंगमंच पर पृथ्वीराज कपूर सहित अनेक महान विभूतियों को आने का अवसर मिला है। जितनी भी यहाँ की संस्थाएं सभी उसी संस्था से कालांतर में उत्पन्न हुई है और ऐसे पुरातन संस्था को अभी अपने संरक्षण में सींच रहे हैं भारत भूषण पाठक जी। तो ये था सम्मान और पत्रिका का लोकार्पण आप तमाम प्रमुख जनों के लिए, कला प्रेमियों के लिए। कुंदन कुंदन जोरदार तालियों के बीच अच्छा से फोटो लेनी वहाँ पार नहीं सकते। संगोष्ठी के बारे में बता दूं। संगोष्ठी का जो विषय रखा गया, नाट्य परिचर्चा का जो विषय रखा गया है, वो विषय है प्राचीन संस्कृति और साहित्य के संवर्धन में रंगमंच की भूमिका। बंधुओं, आप सभी इस बात से तो अवश्य ही परिचित होंगे कि रंगकर्म बहुत ही प्राचीन विधा है, जिसकी झलक हमें वैदिक काल से ही देखने को मिलती है। जब वैदिक काल धार्मिक कर्मकांड किया करते थे, उसी से नाटक का आविर्भाव मूलतः हुआ है और भरत मुनि को हम लोग नाटक। हमारे बीच उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि भारतवर्ष के प्रख्यात कवि आलोक धनवा जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैंने सुना था कभी कि पटना के एक कवि हैं आलोक धनवा जी, जिनकी कविताओं पर कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के विद्यार्थी जो हिंदी के हैं, उनकी कविताओं पर रिसर्च कर रहे हैं। तो मैं जाता था प्रेमचंद रंगशाला में, पता चला कि वहाँ वो कभी कभी आते हैं, तो मैं देखने गया था। ये 2000 का कि मैं बिल्कुल देखता हूँ और आज हमको उनके पैनल में बैठने का अवसर मिला। हमारी इच्छा नहीं थी आपके और डायस के बीच में अवरोध बनने का, लेकिन फिर भी हमें कहा गया है, इसलिए दुस्साहस कर रहा हूँ। अभी जो परिचर्चा का विषय है कि भारतीय संस्कृति और साहित्य के विकास में रंगमंच का योगदान। मैं साहित्य का विद्यार्थी नहीं था, साइंस का स्टूडेंट हूँ, लेकिन रंगमंच से जुड़ा हूँ, इसलिए थोड़ी सी जो मेरी समझ है इसमें वो बहुत कम शब्द में मैं ये कहना। हमारा जो प्राचीन साहित्य है वो क्या है? वेद, उपनिषद, पुराण, जो हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ साहित्य है, आम आदमी का उस साहित्य तक पहुँच नहीं था। अगर रंगमंच नहीं होता तो एक आम आदमी उस साहित्य के बारे में नहीं जान पाते। प्राचीन मांग में जो था, जो व्यवस्था थी, उसके बारे में नहीं जान पाते। ये रंगमंच ही है जो एक
गांव के अनपढ़ व्यक्ति को भी पूरा रामायण और महाभारत और पुराण के में जो कहानियां हैं, जो आदर्श है, जो हमारी सांस्कृतिक झलक उस साहित्य में दिखाई गई है, उससे रूबरू हो गया। तो मैं तो यही समझा ऐसा, अगर यह सत्य है कि ऐसी मान्यता थी कि वेद पढ़ने का अधिकार शूद्रों को नहीं था, जिसे ब्राह्मण पढ़ेंगे, तो उसमें लिखी हुई बातें शूद्र कैसे जान पाते हैं। धन्यवाद। आदरणीय मुख्य अतिथि प्रसिद्ध विख्यात साहित्यकार एवं कवि आलोक धनवा जी और उनके बगल में बैठे हुए नाटक कला से जुड़े हुए बहुत सारे महान विभूति जो यहाँ आए हुए हैं, साथ ही पुण्यार्थ कला निकेतन और दूसरी समितियों के भंडारक के अध्यक्ष, निर्देशक और सभी कलाकार और जो भी ग्रामीण हैं, सबके प्रति संबोधित हूँ और गर्व महसूस करता हूँ कि संगोष्ठी में मुझे बुलाया गया है। और चूँकि बचपन से मैं नाटकों से जुड़ाव रखता हूँ और मेडिकल कॉलेज में भी मैं बेस्ट एक्टर अवार्ड 2 बार ले चुका हूँ। पूरे बिहार के मेडिकल कॉलेज के कंपटीशन में भी नाटक का कंपटीशन हुआ था, उसमें भी बेस्ट एक्टर अवार्ड मैं ले चुका हूँ। तो मुझे नाटक से मेरा जुड़ाव है और भंडारक जो कि हमारे क्षेत्र में ही है और यहाँ नाटक का इतना बड़ा सेंटर है कि पूरे भारत में आज भंडारक को जाना जाता है। तो यहाँ आने में निश्चित मुझे बहुत खुशी मिलती है और एक अच्छा नाटक देखना, जिसे मुझे अच्छा नाटक में परसों यहाँ देख रहा था, एक अच्छा नाटक देखना, एक अच्छी कहानी सुनना, एक चमत्कृत कर देने वाली कविता को पढ़ना और एक अच्छा उपन्यास पढ़ना, ये सब सौभाग्य से मिलता है। और इस तरह का सौभाग्य साहित्य में, नाटक में अगर कोई उपलब्ध करा रहा है कोई संस्था, तो मैं उसके प्रति शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ। क्योंकि समय कम है और ज़्यादा लंबा भाषण मुझे देने भी नहीं आता है और भी मुख्य अतिथि और नाटक से संबंधित महान धन्यवाद अध्यक्ष जी। सबसे पहले तो 100 वर्ष पुराने रंगमंच इतिहास का 100 वर्ष पूरा कर चुका है पुण्यार्थ की धरती को मेरा प्रणाम। मंच पर उपस्थित वरिष्ठ अभिनेता रविशंकर जी, गणेश गौरव दादा, हमारे अभिभावक, हमारे गुरु आलोक धनवा जी, अनिश अंकुर जी और पुण्यार के नवगठित रेमेंट्री रंगमंडल पुण्यार के निदेशक विजय आनंद जी, तमाम हमारे सभा में उपस्थित तमाम लोगों का हम अपनी तरफ से प्रणाम करते हैं। जो कि सभा की अगर अवसर नहीं निकाली जाए तो मैं सबसे युवा मानता हूँ क्या करता हूँ। जहाँ तक बात रही आज के विषय की, अगर भारतीय संस्कृति की बात की जाए तो मुझे लगता है कि उसकी चर्चा युगों में की जाएगी। सर जो बहुत पुरानी हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति है, तो उस पर नहीं आकर अगर साहित्य की भी बात की जाए तो भी करीब करीब 600 साल पुराना तो है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास। रंगमंच के इतिहास की बात की जाए तो करीब करीब 5000 साल पुराना हमारा रंगमंच का इतिहास है। 4वीं सदी में संभवतः नाट्यशास्त्र लिखी गई थी, उसके बाद से उसकी तरह तरह की व्याख्याएँ हैं जितना मैंने अध्ययन किया है। मैं इस धरती पर सबसे पहले हमारे गुरु रहे हैं, आप सब परिचित हैं, डॉक्टर चतुर्भुज सर, मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। वो यहाँ से बहुत जुड़े रहे हैं और मैं अपने प्रारंभिक कक्षाओं में जब डॉक्टर चतुर्भुज से पढ़ाई किया करता था तो पुण्यार कला मंदिर और भंडारे के रंगमंच के बारे में मैं पढ़ा करता था, उनके बारे में। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि जिनसे रंगमंच मैंने सीखी है, पारसी रंगमंच पढ़ाते थे मूलतः लोग, भारतीय ऐतिहासिक रंगमंच पर उन्होंने बड़ा काम किया हुआ है, उन पर बहुत सारे रिसर्च भी हो रहे हैं पटना में। तो
जो इस संस्था पुण्यार्थ कला निकेतन के संस्थापक रंगकर्मी होने के साथ साथ आधुनिक भंडारण के आधुनिक रंगकर्म को आधुनिक बनाने वाले, यानी ग्रामीण रंगमंच को शहरों से जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी थे। उन्हीं की ये देन है कि हम लोग पहले से अनीस अंकुर जी को, राजीव रंजन श्रीवास्तव जी को, गणेश गौरव जी को, आशीष मिश्रा जी को जानते हैं, क्योंकि उनका एक अजब सा जुनून था रंगकर्मियों। कवि लोग सोचते हैं आजकल ऐसे कवि जितने बड़े कवि हुए कवि सब नाटककार बाबू ने नाम दिया, जो कालिदास थे क्या भक्त थे, भगवती थे, शुक्रक थे, तो आपकी समझिए कि बसंत सेना जब चलती है चांदी रात में मेघाच्छादित आसमान में बसंत सेना छिटक कर तो वहाँ आनंद साहब और कारण उतने बड़े नाटकर्मी तो डायरेक्टर भी रहे हुए थे राष्ट्रीय विद्यालय के, और जब वो संगीत उन्होंने दिया तो बेंगलोर के थे, दिल्ली से में थे, संस्कृत भी जानते थे और साथ ही साथ अपनी भाषा करते हुए थे। तो वहाँ से एक लड़कों को भेजा कि आनंद धनवा जी का है बिहार है, उनको उनका दिमाग कभी उनसे बहुत सुंदर कहाँ, इसलिए हम आए तो ना अपने ओके कर सब नाटक खेला इनका मतलब उनको गजात साहब को नहीं जीतने ऐसा मत समझो, सोच के बुला रहा है बोले कि आप बैठिए 25 को और उसको देखिए कैसे बसंत सेना निकली है, बादल बढ़ रहे हैं, कैसे वो चोर जो है विष्णु से लगी हुई है बसंत से, और वो इस तरह निकली है जैसे अभिशाप के लिए निकली, पूरा नीचे से हम गए तो बादल करने लगे कि बहुत ज़्यादा देर संगीत, जिनमें संगीत जितना कम आपने दे उतना हम समझाए कि आप जितना कम संगीत दीजिएगा तो आपका वातावरण उतना ही ज़्यादा तो साज की बात करना हमने कहा साज एक दो